मैं एक दाना डाल के 100 दाने पैदा करने वाला, मुझे अधिकार ही नहीं है अपना तय करने का। उसके लिए कोई फिर आंदोलन करने पड़ते हैं। तो एमएसपी का मुद्दा है। इसके अलावा इंश्योरेंस का हमने सुना है कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो देती है उसका क्लेम प्रॉपरली नहीं मिल पाता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? C2+50 का फार्मूला है, वो लागू कर दो। हम यही तो मांग रहे हैं। तो किसानों के कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे आपको लगते हैं जो सबको पता होने चाहिए एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया भी? कोई छूट नहीं। सबसे ज्यादा GST एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे है। एक सर सवाल जो इस आपका जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उस पर भी उठा कि जो फंडिंग आती है, फंडिंग बाहर से भी आती है और इस तरह के बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ट्रैक्टर वो तो डीजल का ही है, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा उसकी अवधि पूरी हो जाए उसको तोड़ दिया जाएगा, जब्त कर लेंगे उसको। तो MSP से नीचे बिक्री होती है। तो स्वागत है आपका फिर से आज हमारे शो में, जहां हम भारत के हृदय स्थल में उतरते हैं। तरह तरह के सेगमेंट्स हम पॉडकास्ट के लेके आए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सेगमेंट हो, चाहे वो हेल्थ का सेगमेंट हो। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी, किसानों के जीवन के बारे में। चलो जरा कुछ आज बात करते हैं। भोर से लेकर शाम तक उनके हाथ धरती को आकार देते हैं वे मोहन नायक, जो हम सभी का पेट भरते हैं। कभी कोशिश की है आपने एक किसान की आंखों से दुनिया को समझने, उनकी चुनौतियां, विजयों और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की? चलिए एक चर्चा करें। आज हमारे साथ हैं श्री रतन मान जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन की। तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो किसान यूनियन के बारे में हम जितना जानते हैं लोग, उसके बारे में पूरी तरह से परिचित नहीं है कि यूनियन है क्या। इसके बारे में जरा एक छोटी सी इंट्रोडक्शन अगर आप देंगे तो। के सारे फॉलोअर्स का किसान परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात करने का, किसानी बात करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूं आपका। थैंक यू। और भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक संगठन है जिसकी जड़ गांव से चलती है और राष्ट्रीय स्तर तक इसके कैडर हैं। और गांव की कमेटियां ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे सभी कार्यकारिणी बनी हुई है। और वो अपने क्षेत्र में ये नहीं कि ये सिर्फ भारतीय किसान यूनियन सिर्फ किसानों के भले के हितों के लिए काम करते हैं। ये सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं हमारा संगठन, चाहे वो मजदूर हो, व्यापारियों का भी हमने साथ दिया, कर्मचारियों का भी हमने साथ दिया। हम सभी के साथ मिलकर के आंदोलन करते हैं, उनकी बात विषय को उठाते हैं। जी, तो कितने राज्यों में अपनी संस्था फैली हुई है सर? हमारे करीब 18 राज्यों में तो हमारे बिल्कुल कंप्लीट बढ़िया कार्यकारिणी बनी हुई है। और कहीं ईस्ट में और साउथ में जो भाषाई आधार पर जो संगठन है वो भी हमारे मित्र संगठन बने हुए हैं। और वो हमारे साथ ही मिलके जो हमारी कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है पूरे देश में, वो सभी हमारे साथ मिलकर के काम करते हैं और आंदोलन करते हैं और अपनी विचारधाराओं को साझी करके किसान मजदूर की सभी वर्गों की आवाज उठाते हैं, उनके लिए आंदोलन करते रहते हैं। तो ये जो कार्यकारिणी है आपकी, इसका इलेक्शन होता है मेंबर्स के लिए, कौन किस पोस्ट पे बैठेगा या किस तरह से चलता है जी? नहीं, वैसे हमारे मेंबरशिप होती है। मेंबर बहुत नॉमिनल 10 रुपये का मेंबर बनाया जाता है गांव स्तर पर। और उसमें उसको जोड़ करके फिर हम अपना मतलब आगे उसका संगठन का विस्तार करते हैं, उनको पदों से भी बनाते हैं ताकि पूरी कंप्लीट कार्यकारिणी काम करे। तो पदों का कोई इलेक्शन वगैरह करते हैं? हाँ, आपने ये बात पूछी भी, इसका संरचना किस आधार पे होती है। तो हम बिल्कुल इलेक्शन
से तो पहले ही दुखी है हम इस देश में, वो बात करेंगे आपसे। और हमारे संगठन में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होती है। जिस भी सदर का जो कार्यकारिणी का गठन होता है उस स्तर के हमारे डेलीगेट्स, कार्यकर्ता, किसान मिलकर के अपना भाईचारे में सहमति से अपना उसका नेतृत्व का गठन करते हैं। जी। एक सर सवाल जो इस आपका जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में उस पर भी उठे कि जो फंडिंग आती है, फंडिंग बाहर से भी आती है और इस तरह के बहुत सारे आरोप भी लगाए गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल आपने ये सही जिक्र किया कि ये तो हमने भी सुना है। एक तो कह देते हैं पीछे से कोई आरोप है, ये तो सामने से आरोप लगे हैं। परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से ये आरोपों के हमले हमारे आंदोलन पर हुए और बहुत मीडिया में भी इसका प्रचार हुआ। सरकार ने भी कई तरह के हम पे इल्जाम लगाए, मुअल्ली, शराबी, पता नहीं क्या क्या उस समय हमें कहा गया। और इस तरह की भी बात आई, भाई ये विदेशी फंडिंग से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ऐसे तो चल ही नहीं सकता, किसान का इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं किसी आरोप से सहमत नहीं हूं जब तक उसका पुख्ता कोई प्रमाण ना हो। और मैं इस नजरिए से भी उसको देखता हूं कि कोई आदमी समाज का काम करता है, चाहे वो अपने स्तर पर करता है, चाहे सामूहिक तौर पर करता है, किसी संगठन के तौर पर करता है, तो आरोप तो लगते हैं। काम करने वाले पर लगे, भगवान रामचंद्र जी पे भी, कृष्ण महाराज जी पे भी, योगी राज कृष्ण महाराज जी कितने बड़े विद्वान थे, उन पर भी आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले भी रहेंगे और हम ये कह देता मुझसे कोई हताशा नहीं है इस तरह के आरोप जिन्होंने लगाए हैं। फिर भी जो ये चर्चा रही है उसका कोई अगर पुख्ता किसी के पास सबूत है, वो कोई छुपाए बैठा तो मैं उस आदमी को गलत मानता हूं। अगर सरकार के पास भी है तो सरकार भी गलत है। और मैं पूर्ण रूप से ये पूरे चैलेंज के साथ ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह की हरियाणा में कहते हैं ठग्गा ठोरी कहीं हुई हो तो वो सामने आनी चाहिए। अगर सरकार के पास है, सरकार ने भी उसको करना चाहिए, वो चाहे मेरे संगठन का भी नेता हो। क्योंकि हमारा प्रण जो मेंबरशिप के साथ होता है, जो हम इस दबले कुचले पीड़ित शोषित समाज की जो हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर इस माहौल में कहीं इस तरह की बात हुई है तो उसका खुलासा होना चाहिए। और जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ तो वो संगठन में ना हो या वो जेल में होने चाहिए। ये मैं कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ। हम भी दिल्ली बॉर्डर पर है भाई, हमने तो कोई पीला पैसा देना आया नहीं होना, मारता तो किसी ने एक दिल्ला नहीं दिया। हमारे फोन पाया, हमारा फोन चेक करा लो, हमारे खाते चेक करा लो। किसान जाते थे बहुत सारे, आप जैसे भाई भी गए हैं, अन्य दूसरे वर्गों से भी लोग गए हैं। कोई वहां कंबल दे के आता था, कोई राशन दे के आता, कोई बिस्कुट दे के आता था। इस तरह का तो हमारे जो टेंट था उसमें मदद हुई है। और यहाँ हमारे संगठन का जो कार्यकर्ताओं का पैसा वहां इंतजाम के लिए जाता था, हमें तो कोई 10 रुपये देने के लिए नहीं वहां आया। और मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुए कहता हूं कि मेरी आवाज जो भी सुन रहा है, सरकार भी सुन रही है, सरकार के लोग कान और आंखें सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस बात को, तो इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए। किसके पास कहां से विदेशी आया, किसके पास कहां से क्या आया। ये पैसे का लेन देना ये वैसे नहीं चलता कि ये छुप जाएगा किसी से। अगर कोई रात के अंधेरे में मैं समझता ऐसी गड़बड़ हो, वो भी छुप नहीं पाता। तो इसमें खुलासा हो जाए, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, ताकि कोई इस तरह का भी जीवन में ऐसा काम ना करे। जी सर, देखा होगा आपने, जब हम चैनल्स पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं किसानों के बारे में जी, तो बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे किसान रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है। लेकिन ग्राउंड स्तर पे जब किसानों की स्थिति हम देखते हैं तो वो उससे बिल्कुल विपरीत होती है। इलेक्शंस में या जो सरकार में जीत के आता है, जीत के आने से पहले उसकी टेंडेंसी अलग होती है, उसके बाद चेंज हो जाती है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, इन सब से अलग हटके अगर हम ग्राउंड रियलिटी जमीनी स्तर की बात करें तो किसानों के कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं
या प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको लगते हैं जो सबको पता होने चाहिए एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया भी, ताकि बाकी लोग भी उसमें सपोर्ट कर पाए? देखो, आपने सवाल किया, सवाल के साथ आपका जवाब भी आ गया उसमें। आपके सवाल के साथ साथ जवाब भी मैंने सुन ली है। ये ठीक है कि ये राजनेता जो बड़े चतुर रहे हैं, हम इनको अवसरवादी कहते हैं। हाँ, ये चतुर है और इनके दिमाग में कहीं ना कहीं शराब छुपी होती है, इनका मकसद छुपा होता है, और वो आज तक बड़ा किसान समझ ही नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया। आज भी कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्त में ऐसे लबो लुबाव देकर के लपेट ही लेते हैं। आपने कहा कि देश का अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी, देश की बुनियाद, सबका पेट भरने वाला, इस तरह के स्लोगन दिए जाते हैं बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी ऊंची स्टेजों से, बड़े लंबे लंबे चौड़े हाथों से नेताओं के दावे। मैंने लगातार किसान आंदोलन में, आज 44 साल का समय मुझे हो गया, मैंने बहुत सुने, बहुत देखे, लड़े भी हम। और ये बात सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए और मुझे इन शब्दों से नफरत होनी शुरू हो गई। इन पवित्र शब्दों को गंदा कर दिया लालची राजनीति की वजह से। और इतिहास में भी ये बातें हैं। ये सही है कि हमारे मुद्दे राजनीतिकरण के लिए है। ये लोग, चाहे किसी पार्टी का, मैं ये नहीं है कि मौजूदा जो भाजपा का शासन है कोई उसको अपनी बात में ले रहा हूं। मैंने इतने सालों में कांग्रेस का भी बहुत चढ़-दराज मैंने देखा है, अन्य क्षेत्रीय दलों के भी, हरियाणा में, पंजाब में, आसपास के क्षेत्रीय दलों के भी मैंने शासन देखे हैं। लेकिन हमारे जो मुद्दे होते हैं, जो हमारी समस्या होती है, उस पर राजनीति करते हैं लोग। राजनीतिकरण करके हमें लुभा करके ये सत्ता में कुर्सी पे चले जाते हैं। आपने बिल्कुल कहा, और आपने ये भी कहा कि फिर भूल जाते हैं। बहुत से मुख्यमंत्रियों से, और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से भी एक बार बात करने का मौका, अवसर मिला था, और मुख्यमंत्री से तो बहुत लगातार कई इशू पर बात हुई है। फिर ये सत्ता में आने के बाद इनके चेहरे और इनकी नीति बदल जाती है। यहां जाकर के इस अन्नदाता का बेड़ा गर्क करते थे, फिर ये दूसरा माहौल में जाकर के ये बदल जाते हैं और किसानों के लिए कोई काम नहीं करते। अगर किसान के लिए काम करते तो आज किसान मजदूर देश का कर्ज वार नहीं होता। कर्ज के दलदल में लोकसभा में जिक्र होता है कर्ज मुक्ति का। ये वहां पे जब विपक्ष होते तो ये जोर जोर से चिल्लाते हैं हमारे लिए, जब सत्ता में चले जाते तो ये खामोश हो जाते हैं, फिर ये दूसरे विधान में जाकर के बैठ जाते हैं। और हमने कांग्रेस के शासन में भी कहा था कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है। हमने मांग रखी, जब शुरू में संगठन, हम 1982 के आसपास जब हमने संगठन में हम आए, और हमने कहा भी कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए। आज तक इन्होंने बात नहीं मानी। समय बदला, हमारी मांग भी बदल गई। हमारी मांग में आ गया कि भैया हमें एमएसपी खरीद गारंटी का कानून दो। हम 13 महीने दिल्ली में बैठे रहे, 750 किसानों की शहादत हुई। वहां बहुत सारा समय, मौसम सारा हमने झेलना पड़ा, आर्थिक तौर पर भी हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन वादा करने के बाद मुकेश सरकार भी है, आज मुकरी बैठी है, 3 साल का समय हो गया। तो ये बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है। मैं आलोचना के तौर पे किसी की बात नहीं कहना चाहता कि उद्योगपति अपना सामान पैदा करता है, बनाता, पैदा नहीं करता, बनाता है, मशीनरी में बनाता है। वो 100 किलो लोहा डालता है और 60-40 किलो का सामान तैयार करता है। फिर वो सारे कॉस्ट लगा करके 15 से 25% मुनाफा उसके ऊपर निर्धारित करता है। उसको राइट है, अधिकार है उसको। और मैं एक दाना डाल के 100 दाने पैदा करने वाला, मुझे अधिकार ही नहीं है अपना तय करने का। उसके लिए मुझे फिर आंदोलन करने पड़ते हैं।
मैं अंत में इस प्रश्न के अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि इंदिरा जी के शासन में हमें जिम्मेदारी दी, शास्त्री जी के शासन से बात शुरू हुई जब मैं बहुत छोटा था। मुझे बुजुर्गों से सुनी ये बात है, देश भूखा था, अन्न नहीं था, वो आबादी भी थोड़ी थी और हम दूसरे देशों की खैरात पर जिंदा थे। मैं छोटी बात करके कहता हूं कि किसान की जिम्मेदारी लगाई गई, ग्रो मोर फूड का नारा दिया गया, ग्रो मोर फूड का सिक्के पर भी छपा था। हमें कर्जा दिया गया, बहुत सारा कर्जा दिया, हर चीज का, खाद का, बीज का, दवाई का, ट्रैक्टर का, हर चीज का, बिजली का, हमारे को कर्जा दिया गया। हमारे पास तो था नहीं और हम ईमानदारी से देश हित में जुट गए और हमने इतना अनाज आज आपके सामने है कि बाहर का मुल्क भी हमसे की तरह अनाज ले सकता। देश की तो बात ही छोड़िए आप। चाहिए तो मुझे इनाम मिलना था, अब मेरी कोई पीठ तबा कि आपने देश का पेट भर दिया। उल्टा हमारे को कर्जमान बता दिया, अब ये मुअल्ली बताओ, चाहे हमें कर्जे से कोई राहत ना दे। तो ये बिल्कुल बात है, ये सत्ता से विपक्ष में कुछ और होते हैं, सत्ता में जाने के बाद यही सबसे बड़े किसान के दुश्मन साबित होते हैं। तो जैसा आपने बताया, एक तो एमएसपी का मुद्दा है, इसके अलावा इंश्योरेंस का हमने सुना है कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो देती है उसका क्लेम प्रॉपरली नहीं मिल पाता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल, ये सही है कि एमएसपी का भी मुद्दा है, कर्ज मुक्ति का भी बहुत बड़ा हमारा इशू है और बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ये सभी उपभोक्ताओं के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ग से रहने वाला है, यानी कि निजी कंपनियों को देश ये देने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लोग हैं, ये सभी सेक्टरों को उनके हवाले करने जा रहे हैं, उनका एकाधिकार होगा और देश की रोटी साहूकार की तिजोरी में बंद हो जाएगी। ये भले ही मैं जो ये बात कह रहा हूं किसी को सुनने में अटपटी भी लगी होगी, साहूकारों ने अभी से बहुत बड़े बड़े साइलोज बनाने शुरू कर दिए हैं, मंडियां खत्म होने लग रही हैं देश में, अनाज मंडियां। मेरा अनाज कौन खरीदेगा? साहूकार खरीदेगा और वो अपने गोदाम में बंद कर देगा, वो तिजोरी होगी, वो अपनी मन माफिक फिर उसको बेचेगा, बाजार में लेकर के आएगा, उपभोक्ता को देगा। तो ये सारा जो आजकल देश में जो ये चल रहा है, ये बिल्कुल कॉर्पोरेट के हवाले करने जा रहे हैं। सभी सेक्टर को इन्होंने बहुत सारा तो दे दिया और पहले सरकार के अधीन होता था, अब ये एक बहुत मतलब बड़ी इतनी बड़ी मतलब चेंजिंग ला करके, बदलाव ला करके सारे सिस्टम को कुछ ही लोगों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं और इस देश को लेबर कंट्री बनाने जा रहे हैं। एक सर मैं अभी कह रहा था, जैसे इंश्योरेंस फसल बीमा योजना है सरकार की, तो उसमें पैसा प्रॉपरली मिल पा रहा है लोगों को? नहीं, बहुत सारे हम तो 3-3 साल के क्लेम के आंदोलन, ना मिलने के आंदोलन करते हैं। हमें पानी की टंकियों पर चढ़ कर चिल्लाना पड़ता है, हमें सड़कों पर कई महीने बैठना पड़ता है। मैं कहते हैं पॉलिसी साहूकार के हित की बनाते हैं। जो जिन लोगों की इंश्योरेंस कंपनियां, वो यही लोग हैं, अंदर खाते यही लोग हैं, तो इन बेनिफिट तो उनको देना है, किसान को तो देना नहीं। आज तक जितनी भी 4-5 इंश्योरेंस कंपनियां, मुझे उनका दफ्तर बता दो आप कहाँ है, कोई जिले में, ब्लॉक में, गांव में एक ऑफिस दिखा दो उनका। मेरा बैंक वाला मैंने जबरदस्ती पैसा काट लेता है, मेरा खाते से पैसा चला गया, मेरे कर्ज में उसका प्रीमियम जाता है, फिर मेरी फसल खराब है, मैं किसके पास जाऊं? मुझे तो उसका कोई मैनेजर का पता नहीं, किसका नहीं पता, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं ना किसानों को मिला। फिर हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, फिर पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, हमारे पे पानी बरसा आ जाता है। बिल्कुल इस पॉलिसी आज तक भी कोई भी पॉलिसी किसान के हित में किसी सरकार ने नहीं बनाई। तो सर अभी अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं एमएसपी, जी, हजारों करोड़ रुपए का अन्न पैदा होता है देश में, इसमें अभी जो डेफिसिट है, यानी आपकी लागत और जो आपको राइस मिल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो अभी भी कितना आपको लगता है कि इतना परसेंट एमएसपी में राइज होना चाहिए और उसकी गारंटी होनी चाहिए? अभी तो हम परसेंटेज में जा ही नहीं रहे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा कि मैं उनकी रिपोर्ट लागू करूंगा। उन्होंने एक फार्मूला दिया था और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात रखी थी, कॉस्ट प्लस 50%।
C2+50 का फार्मूला है, वो लागू कर दो। हम यही तो मांग रहे हैं। और MSP जो उससे निकलता है उसकी खरीद गारंटी का कानून बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और एक सिद्धांत तो बना दो देश में। अब ये फिर बरगलाने के लिए क्या करते हैं, इतना अनाज सरकार खरीद नहीं सकती। अरे भाई MSP आपने 2450 रुपये निर्धारित कर दी, 2200 के आसपास आपने चावल का MSP कर दिया, धान का कर दिया, जो भी आपने तय कर दिया, आप खरीद से भाग जाते हो। व्यापारी उसको 200-300 रुपये, आप सरसों देख लो, आप सूरजमुखी देख लो, आप ज्वार देख लो, और फसलें हैं वो कितने रुपये, कोई 500-1000 रुपये तक MSP से नीचे बिक्री होती है। फिर हमें उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। फिर ये भरपाई की बात करते हैं। भाई आप कानून बना दो, उससे नीचे कोई ना खरीदे, चाहे सरकार खरीदे चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी खरीदे। तो हमारी ये डिमांड है। लेकिन ये इनकी मंशा किसी भी दल की मंशा सही नहीं है, और इन्होंने अपनी मंशा ठीक करनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को मैं आग्रह निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि दिल्ली आंदोलन में जो आपके सेक्रेटरी ने एक समझौता पत्र दिया था, उसमें करीब 9 डिमांड पर आपकी सहमति आई थी आपके सेक्रेटरी की तरफ से। आप उसमें काम कीजिए, और जो आपके सेक्रेटरी ने भेजा था आप उनको लागू कीजिए। ये मेरी आज की वार्ता में मांग है। और किसान बचेगा तो देश बचेगा। एक सर, GST लागू होने के बाद ऐसी सरकार ने काफी स्कीमें चलाई थी कि जितने आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स पे कुछ आपको GST में छूट मिली है। ऐसा कुछ नहीं ग्राउंड पे हो रहा है सर? ना 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 ना, ना। कोई छूट नहीं। सबसे ज्यादा GST एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे है, 18 से 28% है। और किसी वर्ग के लिए चाहे कार हो चाहे कुछ हो, और दूसरे साधन जो है उन पर इतनी GST है ही नहीं। 18 से 28% किसानों के इम्प्लीमेंट पर GST है। राहत देने की तो बात कहीं है नहीं इसमें, कोई राहत नहीं है। अभी मुझे एक बात याद आ रही है, इन्होंने कर दिया, ये सभी के लिए है। आपकी कार डीजल की 10 साल, पेट्रोल की 15 साल। मेरा ट्रैक्टर वो तो डीजल का ही है, वो 10 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा उसकी अवधि पूरी हो जाए उसको तोड़ दिया जाएगा, जब्त कर लेंगे उसको। एक आदमी, एक साधारण सा आदमी कोई कार ले रहा है, बेचारा 20-30 किलोमीटर अपनी ड्यूटी पे जाता है, देश का जज है, और सारे ऐसे लोग कितनी कार चलाते हैं वो, और क्या 10 साल में इनका कितना खराब हो जाता है भैया। तो ये भी लेके आ रहे हैं। ये अभी तेल देना बंद कर दिया, तेल ही नहीं देंगे हम व्हीकलों का। ये घूम आके फिरा करके ये साहूकार को कॉर्पोरेट का फायदा कर रहे हैं। एक सर, दिल्ली में या बड़े शहरों में जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि आंदोलन में देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, किसान तो बहुत धनी है, बहुत पैसा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके खाते चेक करा लो, और भाई किसी 1-2% किसान पर अगर कोई फॉर्च्यूनर आएगी, उसके दूसरा कोई व्यवसाय, कोई घर में अच्छा मुलाजिम होगा, या उसका कोई साइड का इनकम का कोई सोर्स होगा। हम किसान के, ये सब किसान पे बात लागू नहीं होती। अगर 2-4% भी मान लेता हूं, अगर किसी पास इस तरह के क्लासिक और कोई इस तरह के साधन, फांसी दे दो उसको, आप उसको सूली पर लटका दो, तो यह सुविधा किसान के पास नहीं होनी चाहिए क्या? और मेरा आंदोलन क्या है, मुझे भी तो मिलना चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने चाहिए, मुझे भी शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए। ये आप ही के चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से तो आता है, हर रोज इतनी फीस कर दी, किताबों पर एक अधिकार कर दिया, आपको किताब वर्दी ये चीजें वहां मिलेगी। आपके पास 250 रुपये फीस, एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हो, 250 तो बहुत छोटा शब्द है। और वहां काउंटर के ऊपर आपको एकदम कोई भी है, किसी का अभिभावक उसका खून नोचा जा रहा है। कहाँ है देश की आजादी? ये बड़े बड़े दावे करते हैं ये लोग।
और शिक्षा और चिकित्सा जो मेरा अधिकार है उसमें तो इन्हें शोषण शुरू कर दिया प्राइवेट सेक्टर में देकर के। ये कहां मर गए? ये क्यों नहीं लोगों के लिए सुविधा देते? बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। खांसी जुकाम की मैं एक पढ़ रहा था, खांसी जुकाम की दवाई बड़ी मुश्किल से किसी हॉस्पिटल में। तो ये सारा जो कुछ है ये मेरी बात फिर वहीं आएगी कि भाई ये घुमा फिरा करके सारे सिस्टम को सभी को ये प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं। जो मेरे देश का मजदूर है, बहुत सामान्य वर्ग का जो एक वर्ग है, और मैं तो ये भी कह दूं कोई थर्ड क्लास का कोई मुलाजिम या कोई छोटे मोटे कोई दुकानदार रेडी फड़ी का जीवन कर, वो भी बेचारा इनको एफर्ट नहीं कर सकता। इस तरह का हो रहा है। तो एकाधिकार से हमें बचाओ, सबको समान रूप से काम करने का मौका मिलना चाहिए देश में। और ये विपरीत दिशा में मेरे देश की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि डेवलपमेंट तो हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होगी, तभी देश की डेवलपमेंट सच्चे मायने में मानी जाएगी। जी सही है। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। तो जैसा कि आपने देखा, आज जो हम बात कर रहे थे उन बातों का मूल जो था वो ये था कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे। किसान बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी के, उनके लिए भी सरकार कुछ अच्छा करे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मेन मकसद ये था कि जो हमारा आम जनजीवन वाला आम आदमी है, हमारे देश की सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे हर तबके के इंसान को, किसान को सीरियसली लेना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम्स को सबको मिलके सरकार के पास लेके जाना चाहिए, नहीं तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है सपोर्ट देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।